वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 जून 2024 और 20 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च किया जाएगा। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया और हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। बढ़िया तरीके से आपको डेली मेरी सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। कौन सा देश अगस्त में पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो भारत है। और कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब नदी पर रेल ब्रिज पर पहली ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हुआ? जम्मू कश्मीर। यल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 176वां स्थान। ली जी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीत हासिल की, इनका संबंध है मलेशिया। HR कनेस्टेसिस मर्सस ने 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार एशिया में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। किस देश की नौसेना को अमेरिका द्वारा निर्मित दूसरा नया लैंडिंग क्राफ्ट प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है इजरायली नौसेना को। किस अभिनेत्री की अपनी पहली बच्चों की पुस्तक एंड फाइंडस ए होम के दृश्य का अनावरण किया गया? आलिया भट्ट। और कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा केरल राज्य। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको टेस्ट वगैरह मिल रहा है ऐप के अंदर बढ़िया तरीके से। ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। डेली टेस्ट में मिल रहा है, वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो ऐप डाउनलोड करके। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन आपके सामने और पक्का ही एग्जाम के अंदर ये आने वाला, कोई भी एग्जाम मान लो उसके अंदर ये टपकेगा। किन देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च किया जाएगा? तो ये नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च किया जाएगा भारत और अमेरिका के द्वारा। भारत का है ना इसरो और अमेरिका का है नासा। तो इन दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से पृथ्वी का अवलोकन करेगा। क्या करेगा? पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ये रडार है और ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका इसको लॉन्च करेगा, यानी कि पृथ्वी का ये अवलोकन भी करेगा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त रूप से नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यह घोषणा व्हाइट हाउस ने की क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आए हैं। तो ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवन। ये अभी हाल ही में 2 दिवसीय नई दिल्ली के दौरे पर हैं। यूएसए स्पेस फोर्स और भारतीय स्टार्टअप्स 114वीं AI और थर्ड टीच के बीच में एक नई साझेदारी शुरू की जा रही है। तो धीरे धीरे एक नई तकनीक अपनाई जा रही है भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया? हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी अब की बार अपने देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो शपथ अब ये आचार संहिता हटने के बाद में अब ये फिर से जो धीरे धीरे नए कैंप्स वगैरह इनका उद्घाटन करेंगे। तो कहाँ पर है? ये बिहार के अंदर है। नालंदा यूनिवर्सिटी के एक नए कैंपस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखो मुख्य तथ्य। पीएम मोदी ने 19 जून को बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इसी के साथ मोदी जी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 साल पुराने खंडहर भी गए और इसी दौरान उनकी गाइड है
पटना सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य बनी थी। यानी कि इसी के साथ वो 1600 साल पुराना एक खंडहर है, वहां पर भी गए। ये करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला ये कैंप्स विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंप्स भी माना जाता है, और इसी का मोदी जी ने उद्घाटन किया है। भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने जापान के अंदर 2024 एशिया ओशनिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने पहली बार फाइनल के अंदर जाकर यहाँ पर भारतीय ने रजत पदक जीता है। तो भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम का आयोजन हुआ, उन्होंने जापान के अंदर इसका आयोजन किया गया, और उन्होंने एशिया ओशनिक चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, फाइनल के अंदर जाकर उनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इंडियन नेशनल अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने एशिया ओशनिक बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं AOBOC 2024 के फाइनल में बहादुरी से प्रदर्शन किया, और उन्होंने फाइनल के अंदर ये फाइनल में किससे हारी? फिलीपींस के खिलाफ 9-12 के अंतिम स्कोर के साथ एक कठिन मुकाबले के साथ एक उपविजेता रही थी फिलीपींस से, और अपनी जो भारतीय है वो उपविजेता रही। इस टूर्नामेंट में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 16 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया था, और इसके अंदर भारतीय टीम ने रजत पदक जीता था। हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने? तो वो बन चुके हैं विराट कोहली। उन्होंने जो है, इसके अलावा शाहरुख खान वगैरह है, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, इनको पीछे छोड़ा है। तो विराट कोहली भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बन चुके। तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं विराट कोहली। तो वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी किए गए सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली ने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान को पुनः प्राप्त किया। इनका ब्रांड मूल्य है $227.9 बिलियन है, और उनके ब्रांड मूल्य में 2022 के अंदर 176.9 मिलियन से, यानी कि 30% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2022 के अंदर 176 था और 23 में आ गया 227। कोहली और रणवीर सिंह के बाद टॉप 5 सेलिब्रिटी है, यानी कि टॉप पे आगे विराट कोहली, 2 नंबर पे रणवीर सिंह, 3 नंबर पे शाहरुख खान, 4 पे अक्षय कुमार और 5 नंबर पे है आलिया भट्ट। तो सेलिब्रिटी, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गए? विराट कोहली। किस एयरपोर्ट ने चेक इन सामान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है? किस एयरपोर्ट ने चेक इन सामान के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया? तो वो किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए, इसने किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सामान की चेकिंग करने के लिए उनका भारत का पहला ये सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है। इनकी बढ़िया तरीके से इनकी जांच की जाए। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 17 जून को एक सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है कि यात्रियों को अपना सामान जमा करने, टैग इकट्ठा करने और बोर्डिंग पास प्रिंट करने की प्रक्रिया को कम समय में पूरा करने में सक्षम बनाता है। आजकल वगैरह आपको पता है, वैसे भी जनता बहुत है, एयरपोर्ट वगैरह भीड़ वगैरह हो जाती है, उसी पर जनता को कम समय में वहां से उनकी जांच वगैरह करना, उनको वहां से निकालना, तो इसलिए उन्होंने एक सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद जारी विज्ञप्ति का समर्थन करने से किस देश ने इनकार कर दिया? लगा लो स्टार, पक्का ही टपकेगा एग्जाम के अंदर है, क्योंकि जब जब कोई भी शिखर सम्मेलन के अंदर कोई भारत कोई देश वगैरह वो अगर कहीं पर अपनी सहमति अगर इनकार कर देता है ना, वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, और वो इनकार कर दिया अपने देश भारत ने। यानी कि यूक्रेन के अंदर शांति शिखर सम्मेलन हुआ, उस पर है उसमें समाप्ति के बाद में एक विज्ञप्ति का समर्थन करने से भारत ने यहाँ पर इनकार कर दिया है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अब इनकार क्यों किया है ये देखो। भारत ने यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद जारी विज्ञप्ति का समर्थन करने से भारत ने इनकार कर दिया। 2 दिवसीय यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन 15 और 16 जून को स्विट्जरलैंड द्वारा अपने बर्गेनस्टॉक शहर में आयोजित किया गया था। तो बर्गेनस्टॉक शहर में इसका आयोजन किया गया 15 से 16। भारत का रुख यह था कि रूस की भागीदारी के बिना
क्षेत्र में कोई शांति नहीं हो सकती। यानी कि इसके अंदर क्या है, रूस ने कोई भी भाग नहीं लिया, रूस ने इसके अंदर भाग नहीं लिया। तब भारत ने भी ये कहा अगर रूस ने भाग नहीं लिया तो मैं भी इसके अंदर यहाँ पर भाग नहीं ले सकता। तो भारत ने भी यहाँ पर इनकार कर दिया, क्योंकि भारत का आपको पता है रूस है तेल आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है, इसलिए अगर रूस की भागीदारी के बिना क्षेत्र में कोई शांति नहीं हो सकती, इसलिए भारत ने यहाँ पर इनकार कर दिया। आईएफसी ने ब्रुकफील्ड की किस सौर परियोजना को 105 मिलियन डॉलर का निवेश किया है? आईएफसी ने ब्रुकफील्ड यानी कि ब्रुकफील्ड ये फंड है, इसकी किस सौर ऊर्जा परियोजना को 105 मिलियन डॉलर का निवेश किया? तो ये है बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना, राजस्थान के अंदर है। बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना किसकी है? ये ब्रुकफील्ड फंड की है, ये कंपनी है, इसकी परियोजना है। और आईएफसी ने इसको क्या 105 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, किसको? बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने राजस्थान में स्थित है ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर में 105 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 871 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की। आईएफसी विश्व बैंक समूह की एकमात्र सहायक संस्था है जो निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्त प्रदान करती है। यानी कि विश्व बैंक की एक सहायक संस्था है ये आईएफसी, ये क्या करती है? ये निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्त प्रदान करती है। ब्रुकफील्ड ग्लोबल ट्रांजिशन फंड ये बीकानेर के अंदर 2 चरणों में 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रही है। तो 2 चरणों में ये निर्माण कर रही है और अभी इसको अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने 105 मिलियन डॉलर की सहायता दी है। हाल ही में नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए विनोद गनात्रा। ऑप्शन नंबर बी कौन बन चुके हैं? विनोद गनात्रा। ये तस्वीर में आप जान सकते हो, ये गुजरात के जाने मानी प्रसिद्ध हस्ती हैं विनोद गनात्रा, और ये नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ये गुजरात के मशहूर फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय बन गए विनोद गनात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु 7वें नेशनल मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। यानी कि ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं और इनको ये 7वां नेशनल मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में ये पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति बने हैं। किस वन्यजीव फिल्म निर्माता को 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस वन्यजीव फिल्म निर्माता को 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सुबैया नल्लामुथु को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया? सुबैया नल्लामुथु। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, वन्यजीव फिल्म निर्माता है, इनको 18वें वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को गैर फीचर और वन्यजीव डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 18वें टी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुंबई महाराष्ट्र में 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा उनको प्रस्तुत किया गया। तो ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन द्वारा ये पुरस्कार उनको दिया जा चुका है। हाल ही में बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बोन जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है बोन जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी का एक शहर है बोन है, वहीं पर ये बोन जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया। बोन जर्मनी में मध्य वर्षीय जलवायु चर्चाएं हाल ही में समिति प्रगति के साथ संपन्न हुई, जिससे इस वर्ष के अंत में बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाले कोप 29 शिखर सम्मेलन के लिए संभावित चुनौतीपूर्ण मार्ग के बारे में चिंताएं बढ़ चुकी है। तो अब की बार कोप 29 का आयोजन होगा बाकू अजरबैजान में। ये 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक है बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। कोप 29 का आयोजन होगा, उसी को लेकर बोन जर्मनी में एक मध्य जलवायु परिवर्तन का आयोजन किया गया। केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा
मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया पी माधवनकुट्टी वेरियर को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? पी माधवनकुट्टी वेरियर को केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। देखो, ये है कोटकल आर्य वेधशाला के एक प्रसिद्ध और आयुर्वेदिक संस्थान को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाया और उसके प्रबंध ट्रस्टी और मुख्य चिकित्सक पी माधवनकुट्टी वेरियर को केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एम आर राजगोपाल, जिन्हें भारत में उप शामक देखभाल के जनक के रूप में भी जाना जाता है, इनको भी सम्मानित किया गया। और इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ, इनको भी प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। तो इनको तो मिला है, इसके अलावा इन दोनों को भी ये डॉक्टर मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य में स्थित स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये है गुजरात के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया? जर्मनी, सिंगापुर, आइसलैंड, हांगकांग? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। एलडीसी वगैरह सीटी की स्पेशल अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। इंडियन पॉलिटी की है और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशल करंट की है, ये भारत और राजस्थान का करंट है। और एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस की है, ये भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। असिस्टेंट लोको पायलट की टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई साथी लेना चाहिए तो ये भी आप ले सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।